अब भारत इतना बड़ा छापामार युद्ध करेगा कि पाकिस्तान की सेना को ये भी समझ नहीं आएगा कि ये मिसाइल्स गिर रही हैं तो पीछे से आ रही हैं, सामने से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, ईस्ट से आ रही हैं। आपने ये भी कहा प्रशांत जी कि पाकिस्तान चाहे इकोनॉमिकली हम देखें या हर तरह से आपने कहा कि वो टूटेगा जी हाँ। और हर तरह से वो ख़त्म ही हो रहा है। तो ये जो पाकिस्तान की टूट रहेगी, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, लोगों में रोष रहेगा या 5 टुकड़ों में बटेगा, इन सब के पीछे क्या भारत का ही हाथ होगा या दूसरे देश भी हो सकते हैं? इसके पीछे देखिए स्ट्रेटजी तो भारत की ही चलेगी। आप शालिनी वो वक्त याद कीजिए 1971 का, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान हिस्सा था और किस तरह से उन्होंने जुर्म ढाए थे। 3 से 4 लाख महिलाओं का वहाँ पर बलात्कार हुआ था, लोगों को मार दिया गया था, लाशें सड़ रही थी उस टाइम पे। भारत ने इंटरविन करने की कोशिश की तो भारत के ऊपर युद्ध थोप दिया गया था, एयर स्ट्राइक हुई थी। उस समय तो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी बहुत कम थी। रशिया के साथ तो बाद में युद्ध संधि हुई थी, इंदिरा गांधी जी ने की थी। अब सोचिए ना, हमारी स्ट्रेटजिकल वॉर इतनी ज़बरदस्त थी, हमारे कुछ एक सैनिक 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बांग्लादेश में जाकर बंधक बना लेते हैं। तो भारत की युद्ध नीति बहुत पावरफुल है। और सोचिए वो भी देखिए, यूएसए पाकिस्तान का साथ दे रहा था। हाँ। अब यूएसए किसी कंट्री का साथ दे और दूसरा जो शत्रु देश है, अब विरोधी देश, वो युद्ध लड़ ले, ऐसा हो सकता है? जब सही बात है। 1971 में यूएसए पाकिस्तान के साथ खड़ा था और पाकिस्तान के हमने एक टुकड़ा अलग करवा के बांग्लादेश बनवा दिया, तो क्या भारत अभी 5 या 6 टुकड़े नहीं बनवा पाएगा? अब तो बहुत आसान है, अब तो हाँ। घंटों का गेम है हमारे लिए। लेकिन क्या होता है ना कि पूरी दुनिया, कूटनीति, जियोपॉलिटिकल, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है कि किस तरह से धीरे धीरे करना है। क्योंकि मानवाधिकार वाले जब हमारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं कश्मीर में, तब नहीं आएगा कोई भी आगे। लेकिन पाकिस्तान पे जब खंड खंड करवाने की कोशिश की जाएगी, तब उनको नज़र आ जाएगा कि नहीं, ये गलत हो रहा है पाकिस्तान के साथ, हमारे साथ तब नहीं आएंगे लोग। तो भारत ही करवाएगा, चाहे वो स्ट्रैटेजिकल वॉर अफगानिस्तान के थ्रू हो, ईरान के थ्रू हो, बलूचिस्तान के साथ हो। खुल के कहना चाहूँगा मैं, और ये कुंडली में योग बने हुए हैं कि भारत का जो छठा हाउस है सक्रिय है। अब भारत इतना बड़ा छापामार युद्ध करेगा कि पाकिस्तान की सेना को ये भी समझ नहीं आएगा कि ये मिसाइल्स गिर रही हैं तो पीछे से आ रही हैं, सामने से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रही हैं, ईस्ट से आ रही हैं। तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इज गोइंग ऑन, विल बी गोइंग ऑन। और ये जो कन्फ्यूजन होगा, सेना वहाँ से भागेगी क्योंकि वहाँ पर आगजनी की घटनाएं होंगी, फायर होगा, क्योंकि कुछ ऐसे वेपन्स वहाँ पर प्रयोग में लाए जाएंगे जो जिससे कि जैसे होता है ना, आग के विस्फोट होंगे और जिससे आर्मी भागेगी। आर्मी युद्ध नहीं करेगी, वहाँ पर बहुत पीछे जाती चली जाएगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। शिमला समझौते की भी आपने देखा होगा, अभी ये लोग बात कर रहे थे। आई डोंट नो ये बेवकूफ़ी कहाँ से आ जाती है लोगों के मन में कि कह रहे हैं कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। भाई, अगर तुम लोग शिमला समझौता तोड़ोगे तो हमारी आर्मी लाहौर में और कराची में नहीं बैठ जाएगी? बिल्कुल। मतलब सोचिए, दिमाग भी नहीं है लोगों के पास। लेकिन हाँ, शिमला समझौता टूटेगा अभी पर इसे। उसमें हमारा ही फायदा है। बिल्कुल। हाँ। इन्होंने तो बात कही और ये बात से पलट गए पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तान की आर्मी, जिन्होंने ये बात कही कि शिमला समझौता हम तोड़ देंगे, और इन्होंने बात की, पलट गए। और वहाँ के आका भी यही कह रहे थे कि शिमला समझौते को हम तोड़ देंगे। शालिनी, अब आप देख लीजिएगा, ये तो नहीं तोड़ पाए, ये अपनी बात से पलट गए। लेकिन अब शिमला समझौता टूटेगा, भारत तोड़ेगा शिमला समझौता, और हमारी सेनाएं लाहौर में, कराची में बैठी होंगी और बहुत अंदर चली जाएंगी। लेकिन अब नया कोई शिमला समझौता या कोई दिल्ली समझौता नया नहीं होने वाला है कि हम लाहौर में बैठे हैं और वो हमें बैक करेंगे, भीख मांगेंगे कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, पीछे हट जाइए, और फिर से कोई नया समझौता करते हैं। जी नहीं, अब ये वो भारत नहीं है। क्योंकि हमारी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है सितंबर 2026 में। अब हम माफ़ नहीं करेंगे शत्रुओं को। और अभी जो भी होने वाला है, पीओके कैप्चर होगा, बलूचिस्तान एक अलग प्रोविंस बनेगा, सिंध अलग होगा, पंजाब अलग होगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा। अब इतने टुकड़े करवा दिए जाएंगे कि पाकिस्तान होगा तो कहाँ होगा? क्या कोई ऐसा देश होगा भी? शानली, अब ऐसा कोई देश नहीं बचेगा वहाँ पर। अब ये छोटे छोटे टुकड़े बचेंगे
जैसे नेपाल के साथ जो भी हमारी संधि है, या अगर हम बड़ी बात करें तो भूटान को भारत का बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त है। आज अगर भूटान में हमारी भारतीय आर्मी थोड़ा सा पीछे हट जाए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि आप पीछे आ जाओ, चाइना मात्र 2 घंटे में भूटान को कैप्चर कर लेगा, युद्ध भी नहीं होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो एक ठीक है, हो सकता है कि भूटान के लोगों को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगे, लेकिन भूटान एक ऐसा कंट्री है आज की डेट में कि भारत का ही संरक्षण प्राप्त है। भारत का हाथ खींच लेते हैं तो ये एक प्रोविंस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चाइना को घंटों मात्र लगेंगे उसको एक अपना नया राज्य बनाने में और वहाँ पे साम्यवादी सरकार लाने में। तो इसी तरह से आगे जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं भारत के, सितंबर 2026 के बाद मंगल की महादशा स्टार्ट होगी और ये चलेगी 2033 सितंबर तक। तो भारत अभी ऐसे ही स्ट्रेटेजिकल मूव करेगा कि छोटे छोटे प्रोविंस बनाएगा और बाद में ये प्रोविंस भारत में धीरे धीरे मर्ज होते चले जाएंगे, क्योंकि वो अखंड भारत बनने का समय भी आ रहा है। लेकिन बेटर है कि वो अखंड भारत फोर्सफुल तरीके से ना बनाया जाए, क्योंकि हमारी विस्तारवादी नीति कभी रही ही नहीं है। बेटर है कि वो लोग खुद चाहें कि वो भारत में मर्ज होना चाहेंगे। मैं आपकी बात को कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही पॉडकास्ट किया है, हमारे फॉर्मर डीजीएमओ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट जी, और उन्होंने एग्जैक्टली वही बातें कही हैं जो आप ज्योतिष के ज़रिए समझा रहे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि भारत को कोशिश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पाकिस्तान के लोग खुद वहाँ की सरकार से और सेना से इतना परेशान हैं कि खैबर पख्तूनवा की हम बात करें या हम सिंध प्रांत की बात करें, पंजाब एक अलग उनका देश बन सकता है। तो ऐसे करके 4-5 टुकड़े होंगे। और आप ये कह रहे हैं कि कुंडली भी इसी ओर इशारा पाकिस्तान का कर रही है। आप जो कह रहे हैं कि शिमला समझौता रद्द होगा और भारत करेगा, हम करेंगे इस बार रद्द। हाँ। हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी इस शिमला समझौते को निस्संदेह रद्द करेगी। ये मैं ज्योतिष के माध्यम से कह रहा हूँ, मेरी गणना के माध्यम से। तो लगभग आपकी और अनिल कुमार भट्ट जी की दोनों की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मुझे समानता दिखाई दे रही है। और पिछली बार भी जैसे मैं बार बार कह रही हूँ प्रशांत जी की आपकी भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक बैठी कि उनके ऊपर अब तो संदेह करने का वैसे भी मुझे लगता है कोई, अगर मेरा व्यूवर भी जिसने वो पॉडकास्ट देखा है और ज्योतिष को लेकर उसके मन में अगर कहीं कोई किंतु परंतु रहा होगा तो वो सारा कुछ दूर हो गया होगा। मैं यहाँ ये भी समझना चाहती हूँ कि मेरे उस पॉडकास्ट में भी आपने कहा कि 26 सितंबर 2026 को वॉर होगी और इंडिया शुरुआत उसकी करेगा। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल वॉर इसलिए भी होगी क्योंकि देखिए, मैं जब भी कोई भविष्यवाणी देता हूँ वॉर के बारे में भी, तो मुझे कुंडली का 10th हाउस भी देखना है किसी देश की कुंडली का। तो अपने देश की कुंडली का मैं 10th हाउस भी जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और सूर्य की स्थिति भी देख रहा हूँ, तो सूर्य बहुत पावरफुल है इस वर्ष में हमारी कुंडली में। माना कि मृत्यु योग बने हैं, उसके उपाय भी हैं। आई नो आप सोच रहे होंगे कि 2 बातें हो रही हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। जो परेशानियां हैं उसके समाधान है, मृत्यु योग बने हैं उसका समाधान है, सूर्य पावर में है। और मंगल को अगले वर्ष, आपने तो डेट भी याद रखी है मेरी, 26 सितंबर 2026 मैंने कही थी। अब मुझे अच्छा लगा कि आपने वो डेट आज भी याद रखी है। इसके बाद भारत के डिफेंस सेक्टर्स, डिफेंस के शेयर्स 10 टाइम हाई चले जाएंगे। ऐसे थोड़े नहीं हाई चले जाएंगे। जब हम अपने वेपनरीज का अभी प्रयोग करेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के वेपन्स का दमखम, कि पाकिस्तान को समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसका तोड़ क्या निकालें। तभी तो वेपन्स बिकेंगे ना शालिनी, ऐसे थोड़ी नहीं बिकेंगे। क्योंकि 2027 में भारत दुनिया में डिफेंस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला है। तो आप उसका ट्रायल कहाँ पर करोगे? ऐसे युद्धों में तो ट्रायल होते हैं। और एक माना कि बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, बट ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने ना भारत को मौका दे दिया एक बड़ी स्ट्राइक करने का। बालाकोट में क्या हुआ था? क्या हमने पूछ के स्ट्राइक की? अभी भी लोग आज यही सोच रहे हैं कि मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, आर्मी कुछ नहीं कर रही है, आर्मी को ओपन हैंड दे दिया है। उस समय भी तो ऐसा हुआ था, आप भी न्यूज़ में हैं। हमें सुबह न्यूज़ आई थी 5:30 5:40 के आसपास कि भारतीय आर्मी जो करना था करके आ भी चुकी है। हाँ। तो ये ऐसी न्यूज़ मिलेगी इस बार कि जो भी करना था रात के समय हो चुका है। क्योंकि युद्ध अभी पुरानी प्रणाली के साथ नहीं चलते हैं, अभी छापामार युद्ध ही चलते हैं और यही सब देखने को मिलेगा।
जब आप युद्ध की बात करते हैं प्रशांत जी, पिछली बार भी मैं बहुत मेरे जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो बहुत चौंकाने वाले थे। और हमेशा ही, क्योंकि मैंने 2-3 पॉडकास्ट पहलगाम के ऊपर हमारे जो सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञ हैं उनके साथ किया, तो सबका यही कहना है कि युद्ध कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। ख़ासकर मैं पाकिस्तान के लिए ये बात ज्योतिष के ज़रिए आपसे समझना चाहती हूँ कि एक कहावत है ना, बंदर के हाथ में उस्तरा। तो पाकिस्तान के हाथ में वो जो परमाणु बम लग गया है, तो उसकी हालत भी वही है। और वो बीच बीच में कहता भी रहता है कि हम परमाणु संपन्न देश हैं और न्यूक्लियर अटैक हम कर सकते हैं। तो क्या आप ये जो वॉर जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर क्या सिविलियंस को तो नुकसान होता हुआ आप नहीं देख रहे हैं? सिविलियंस को डेफिनेटली नुकसान होगा, लेकिन ये जो अभी वॉर होगी 2 बार होगी। मई 2025 में दिखाई दे रही है, सितंबर में सूर्य ग्रहण आने वाला है 2025 को, उस समय भी वॉर होगी। इंडिया फिर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे। तो इस वर्ष में 2 बार बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बार हमारी स्ट्रेटजी ऐसी रहेगी कि भारतीय सेना का कोई भी सैनिक आहत ना हो, क्योंकि बोलना बहुत आसान है कि हमारे भारतीय आर्मी के इतने सैनिक शहीद हो गए। जिनके घर में गिरती है ना शालिनी जी, उन्हीं को पता होता है कि शहीदी होती क्या है। एक सैनिक शहीद होता है ना, उसकी फैमिली की फैमिली ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो कहा जाता है कि एक आर्मी के फैमिली वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ठीक है, इस तरह की बातें होती है, लेकिन जो कहर गिरता है फैमिली के ऊपर बाद में, और इसका जो निचोड़ है भारत की कुंडली में निकल चुका है। आप देखेंगे अभी जो भी होगा, न्यूज़ आएगी कि भारतीय आर्मी का शायद ही कोई सैनिक इस बार आहत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जी हाँ, सिविलियंस के ऊपर परेशानियां आएंगी। चाहे हो सकता है हमारे बॉर्डर्स में लगते हुए कुछ सिविलियंस हों, ये बॉर्डर्स के उस तरफ परेशानियां तो आएंगी। और जो आपने कहा कि युद्ध विकल्प नहीं है, आप सोचिए ना, भारत युद्ध चाहता कब था? हमारी तो विस्तारवादी नीति कभी रही ही नहीं है। आप तीनों युद्धों को देख लीजिए, 62, 71, कारगिल वार, अभी ये जो भी जिस तरीके के छापामार युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो पठानकोट है, आपका मुंबई 26/11 हो गया, हमने कब युद्ध किया? हमने कब वहाँ पर जाके स्ट्राइक की? आप हमारे ऊपर ही युद्ध थोपते जा रहे हो लगातार, तो हम चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे। और ऐसा थोड़ी नहीं कि आप बार बार ईंट मारेंगे और हम हमेशा पत्थर मारेंगे। इस बार हम खुद भी तो शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत होगी। कई लोग ये भी कहते हैं कि अब जैसे छोड़ देते हैं लोगों के बारे में। देखिए, जियोपॉलिटिकल मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, लोगों को विश्लेषण देता हूँ, स्टॉक मार्केट के बारे में आइडियाज़ देता हूँ। तो आई अंडरस्टैंड कि आज अगर भारत युद्ध करेगा तो दुनिया का जो एक नरेटिव है गलत सेट बैठेगा कि भारत युद्ध में उतर आया है तो इन्वेस्टमेंट खींच लिए जाएं। ऐसा नहीं होगा। अच्छा, आई नो, अभी कुछ व्यूअर्स के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा, डरे होंगे व्यूअर्स कि अगर मई में अटैक हो गया, जो विदेशी लोग हैं, एनआरआई हैं, जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया है, कहीं ना कहीं दिमाग में होगा कि हम अपना पैसा खींच ले। ये बात अलग है, जब स्ट्राइक होगी तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, इट्स अंडरस्टूड, गोल्ड बढ़ेगा, यही होता है बाद में। लेकिन ये टेम्परेरी होगा, लोगों का ट्रस्ट बना रहेगा। चाइना खुद चाहता है कहीं ना कहीं कि भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दे, ताकि चाइना का व्यापार और बड़ा हो जाए। चाइना की कुंडली दिखाई देती है, कुंडली में भी कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप हम पुरानी घटनाओं को क्यों नहीं याद कर लेते, महाभारत के समय की। शालिनी जी, श्री कृष्ण तो स्वयं नारायण के अवतार थे, दुनिया के सबसे बड़े तांत्रिक। और अगर तांत्रिकों की बात करें तो श्री कृष्ण और रावण से बड़ा तांत्रिक ना तो कभी हुआ, ना ही कोई होगा। और जब हम कूटनीतिज्ञों की बात करते हैं, डिप्लोमेट्स की, तो श्री कृष्ण जी और हनुमान जी सबसे बड़े डिप्लोमेट हैं। क्या श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध रुकवा नहीं सकते थे? उसके लिए तंत्र की क्या जरूरत थी? वो अपने डिप्लोमेशन से ही युद्ध को ख़त्म कर सकते थे। करवाया ना, वो युद्ध भी तो उन्होंने ही करवाया। आई अंडरस्टैंड कि युद्ध विकल्प नहीं है, लेकिन कई बार नियति अपना पैमाना सेट कर लेती है। नियति को युद्ध करवाना ही होता है। कई बार प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस ही ऐसे बन जाते हैं कि वो फोर्स कर देते हैं कि युद्ध करना है। विश्व लगन कुंडली जो बन रही है 2025 की, 26 की, 27 की, 28 की, 29 की, पूरी दुनिया 2026 के बाद युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी। ये नियति सेट हो चुकी है।
अगर डिफेंस के स्टॉक्स कहीं स्टेल्थ होंगे, स्टेबल होंगे, स्टेगनेंसी पे जाएंगे, तो 2029 के बाद धीरे धीरे वो एक स्टेबल होना शुरू होंगे या वो गिरने शुरू होंगे। तब तक युद्ध लंबे चलेंगे पूरी दुनिया में।